जी के चरवाहे एकांकी संग्रह में संकलित है। यह एक पारिवारिक एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवारों के भीतरी सच की एक प्रामाणिक झांकी अश्क जी ने प्रस्तुत की है। नई पीढ़ी के नए विचारों वाली सुशिक्षिता बहू पारंपरिक ढंग से जीवन बिताना नहीं चाहती। केवल घर के रोजमर्रा के कामों में समय बिताने की अपेक्षा वे पढ़ाई लिखाई में भी समय बिताना चाहती है। वे घर को नए तरीके से ज़्यादा सलीके से सजाना संवारना चाहती है, मगर उसकी इस इच्छा को उसका अभिमान कहकर सब उसका विरोध करते हैं। दादाजी के रूप में अश्क जी ने एक ऐसा पात्र गढ़ा है जो समझदार है और नई बहू के मनोविज्ञान को समझता है। यही नहीं, इस पात्र के प्रयासों से घर में फिर से सुख शांति स्थापित होती है और संयुक्त परिवार विघटित होते होते बच जाता है। नए पुराने की टक्कर तथा घर घर में होने वाले संघर्ष को थोड़ी से हास्य, थोड़ी से व्यंग्य व थोड़ी सी करुणा के साथ अश्क जी ने मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। एकांकी का अंतिम वाक्य सर्वाधिक प्रभावशाली है और समूची एकांकी के सार तत्वों को पाठक के सामने रखकर उसे मंत्र मुग्ध कर देता है। पाठक ये सोचने पर विवश हो जाता है कि एकांकी सुखी परिवार वही है जिसका प्रत्येक सदस्य सुखी हो। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां और आंगन में एक बड़े छाती की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रहे हैं। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की 72 सदियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा ज़मीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रुसूख से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायाब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षिता लड़की से हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायाब तहसीलदार और उनकी छोटी पोतों को सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठिता और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। उनकी 3 बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सीधी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं, किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पोतों के आने से जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब की इस तालाब में इस प्रकार लहरें से उठने लगी जैसे स्थिर पानी में भी बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज गैलरी से निकलती और बिफरी हुई सी बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है।
इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है और बड़ी बहु शांत और गंभीर है। आखिर कुछ कहो भी, ऐसा क्या बोल दिया छोटी बहू ने तुम्हें? क्या कह दिया उसने जो तुम इतनी बफरी हुई हो? तो क्या ईंट मारती? कुछ कहो भी। मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में वो होता है, उसके मायके के सामने तो वह किसी को गिनती ही नहीं है। हम तो उसके लिए गवार और मूर्ख है। क्या? बैठक के बाहर मिश्रानी बैठी थी। मैंने उससे जाके पूछा कि क्या हुआ। बहू रानी ने उसको नौकरी से निकाल दिया। काम से हटा दिया? भला क्या दोस्त था उसका? दोष ये था कि उसे काम करना नहीं आता। काम करना नहीं आता? उस बेचारी ने कहा भी कि 10-5 दिन में सीख जाऊंगी। भला दिन ही कितने हुए उसे आए हुए। फिर भी बहू रानी ना मानी। उसके हाथ से झाड़न छीन लिया और कहती हट तू, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगी। अभी तक इतना सलीका नहीं है बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीखेगी? सलीका नहीं? मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल की यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। घर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारे कौन सा ऐसा काम है जो उससे नहीं होता। फिर भी मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। हाँ और क्या? झट से बोली वह तमीज बस आप लोगों के हैं। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नौकर से काम लेने का भी तरीका होता है। इस पर तुनुक कर बोली और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो कभी देखे नहीं। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम करने की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने से मात्र सफाई नहीं हो जाती, घर की सजावट बुनावट भी कोई चीज है। ना जाने तुम लोग किस तरह के इन फोड़ो नौकरों को गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसे गवार नौकर नहीं है। कही उसने ये बातें? और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। उसके यहाँ के नौकर अच्छे हैं तो उसके वहाँ के नौकर अच्छे हैं। उसके पहनने का ढंग अच्छा है, उसके मायके का ये अच्छा है, उसके मायके का वो अच्छा है। यहाँ के लोग तो सब मूर्ख है, क्या जाने पहनना ओढ़ना। हम गवार, हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, सब गवार है। मैंने भी कह दिया क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही तो हो जो एक मिश्रानी और ले आते। हम भी गवार कुछ सीख लेते उनसे। क्यों इंदु बेटी, क्या बात हो गई यार? रजवा रो क्यों रही है? कोई कड़वी बात कह दी क्या छोटी बहू ने से? मीठी वे कहती ही कब जो आज कड़वी कहेगी। क्या तुम कैसे जली कटी बातें करी? छोटी बहू से झगड़ा हुआ है क्या? माँ जी, आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए मेरे यहाँ काम करते हुए, पर आज तक मेरा किसी ने ऐसा अनादर नहीं किया जैसा आज उन्होंने किया। मुझे तो माँ जी आपके पास ही रहना है। आज से मैं उनका काम नहीं करूँगी। वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई क्या? कि हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करने नहीं आती। अपने मायके के आगे तो हमें कुछ समझती ही नहीं है, गज भर की जुबान है। बात यह है कि छोटी माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना ओढ़ना पहनना कुछ पसंद नहीं है। हमसे और हमारे पड़ोसियों की बातों से उसे घृणा है। फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर प्यार दिखाना। क्या बात है भाभी जो इतना हंस के लोटपोट हुई जा रही हो? अरे क्या बात है जो इतना आज हा हा ही हो रही है? ये भाभी है कि कुछ बताती ही नहीं, बस हंसे जा रही है। मैं कहती हूँ क्या? आखिर कुछ कहो भी। आज परेश की भाई पे गत लगी, बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मैं क्या करूं माँ जी, ये हंसी है कि रुकती ही नहीं। आज परेश की वह गत लगी, बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बात क्या हुई? मैं तो उधर सामान रखने गई थी। बहुत सी बातें तो मैंने सुनी भी नहीं और बहुत सी बातें तो समझ भी नहीं आई। अंग्रेजी में ना जाने क्या गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान करके कमरे में गया
तो बहू रानी ने सारा का सारा सामान बाहर फेंक दिया, सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया। फिर परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों पर फर्नीचर और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काट दी छोटी बहू ने। कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करते हैं? और जो सामान पड़ा था ना, वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर क्या? परेश ने कहा, इन फर्नीचरों पे हमारे दादा बैठते थे, पिताजी बैठते थे, चाचा जी बैठते थे, उन्हें तो कभी शर्म नहीं आई और ना ही उन्होंने कभी इन फर्नीचर को गला सड़ा होने की शिकायत की। अब मैं इन फर्नीचरों की शिकायत दादाजी से जाकर करूँगा तो वह भी कहेंगे तहसीलदार बनकर इसका दिमाग फिर गया है। हाँ, ठीक ही तो कहा परेश ने। परेश मेरा बेटा भला। तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को अपने कमरे के बाहर भी न फटकने दूंगी। इस बेड और फर्नीचर से नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में बस इसे तो 24 घंटे अपने मायके की पड़ी रहती है। और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरे का जो बखान किया और महाशय परेश की एक न चलने दी। बेचारा अपने सा मुंह लेकर रह गए। बेचारे भीगी बिल्ली बनके दादाजी के पास भाग गए। मैं तो चुपके से चली आई। जबान है छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझने में नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं, उनकी तो एक ही नहीं चलने देती छोटी बहू। पता नहीं तहसीलदार बन कैसे गए वो। बस जुबान ही जुबान है, बात तो तब हो जब वह काम भी करे। एक काम बोल दो तो साफ 100 नाक मुंह बन जाते हैं उसके। दादाजी ने कपड़े धोने के लिए कहे थे, अभी तक गुसलखाने में गल रहे हैं। गुसल खाने में कर रहे हो तो उठा क्यों नहीं लाई उसे? जा उठाकर फटकने के लिए आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। पर इसने समझाया नहीं उसे। परेश की तो जैसे वहाँ बड़ी सुनवाई होती है। वह मलमल के थान और अमरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। परेश महाशय कह कर थक गए पर हाथ तक न लगाया बहू रानी ने। और वे है कि शर्म के मारे दादाजी के पास ले जाते नहीं। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए गुजरे बने फिरते हैं। पर दादाजी के कपड़े तुम भी बहन, बस छोटी बहू पढ़ लिख के कपड़े ही धोएगी। क्यों? उसके हाथ क्या नमक मिट्टी के बने हैं जो गल जाएंगे? तुम चलो इंदु, कपड़े अहाते में फटक कर डाल दो। शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं समझा दूंगी बहू को। दूसरा दृश्य, दादा आराम से तकिए के सहारे कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पाँव दबा रहा है। चाय पीते पीते दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भ्रकुटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने और चाय पीने की आवाज़ आती है, फिर पर्दा उठता है। बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है? अभी तो हम खाना खाकर आराम करने बैठे हैं कि तुम। नहीं, खेलने दो बच्चों को। बच्चे बरगद की पूरी डाल लगाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। एक बार पेड़ से जो डाली टूट जाए उसे लाख पानी दो, वो सरसती नहीं है। इसी प्रकार हमारा परिवार बरगद के इस महान पेड़ की ही भांति है। पर अब शायद इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग ना हो जाए। क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए। परेश, क्यों? पर उसे क्यों कष्ट देते हो? कष्ट तो उसे नहीं, छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देनी चाहिए थी। हल्की सी खरोच थी, यदि उस पर तत्काल दवाई ना दी लगाई तो बड़ा घाव बन जाता है और वही घाव नासुर हो जाता है। पर लाख मरम्मत लगा वो ठीक नहीं होता। मैं अच्छी तरह से तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है,
छोटी बहू के मन की तरफ की मात्रा जरूरत से ज़्यादा हो गई है। मैंने जो थान के कपड़े मलमल की रजाई लाकर दिए थे वह सबने तो रख लिए, पर वो छोटी बहू को पसंद नहीं आए। पर सुना है अपने मायके के घराने को शायद इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, तभी तो पृथक होनी चाहिए। घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उस घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी की सारी घृणा धुंधली पेड़ कर लुप्त हो जाएगी। उसे घृणा के बदले स्नेह मिलता ही नहीं, इसी कारण तो वह और घृणावादी होती जा रही है। और महानता भी बेटे किसी से मनवाई नहीं जाती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूटे वृक्ष को आकाश को छूने पर अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हार ले, जिसके फूलों की भीनी भीनी सुखन हमारे प्राणों में पुलक भर दे। दादाजी देखो ना, मल्लू और जगदीश ने मेरा वटकवृक्ष उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मल्लू, क्यों उखाड़ा? पेड़ बच्चे जरा ठहरो, लड़ो मत जरा। भाषी करमचंद, जाना जरा दोनों को हटाना। आओ बेटा परेश, तो जरा मैंने एक दो कपड़े भेजे थे, बहू ने देखना तनिक धो डाले तो उन्हें ले आना, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। नहीं धुली तो कोई बात नहीं, इधर आकर बैठो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ इधर मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी करमचंद से सुना है कि बहू को रजाई के अंदर पटवल की थान पसंद नहीं है। अरे तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने जमाने की, वो क्या जाने नई नई फैशन की चीज़ें खरीदना वो नहीं जानते, इसलिए कहता हूँ नई बहू को बाजार ले जाकर स्वयं की चीज़ें खरीदना पसंद करवाया करो। जी। और अब मैं सोचता हूँ कि बहू आ ही गई है तो इंदू की दहेज में सहायता मिलेगी। जी, मैं इसीलिए आपके पास आया था। हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्दी उसका मन कैसे लगेगा? अभी उसे आए हुए दिन ही क्या हुए, और बेटा मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। वह लगाती ही नहीं। तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, एक बड़े बाप की बेटी है, इकलौती बेटी, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं है। इस भीड़ भाड़ से घबराती होगी, इतने कलहोल से वह उब जाती थी। हम सब मिलकर घर में उसका मन लगाएंगे। कोई पसंद ही नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी मेरे पास। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी उसे, बोलती तू उसके हाथ बिक गया, तू उसे कुछ नहीं समझता। और इधर वह उन सबसे दुखी है। कहती है वह सब मेरा अपमान करती है, मुझ पे हंसती है, मेरा समय निष्ठ करती है, मुझे महसूस कराती है जैसे मैं पराए घर से आई हूँ। हाँ कहो। बात यह है कि वह आज़ाद रहना चाहती है, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का बेटा एक ही सरल उपाय है कि बाग वाला मकान तुम्हें दे दिया जाए, उसका वह पेड़ भी बेकार है। मैं उसे किसी तरह का काम लेने का मेरा इरादा नहीं है, बट बेटा ये तुम जानते हो मेरे जीते हुए असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ तो मेरे सामने वह बट का वृक्ष घूम आता है, उसकी शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती हैं और वह केवल टूट रह जाता है। और मैं सिर उठता हूँ, ना बेटा मैं अपने जीते जी संभव ना होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा, उसका कोई समय नष्ट ना करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर अशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान करेंगे? किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, मैं अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करूंगी। वह उसी आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। जैसा आप उचित समझे। और देखो, स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात का
जिससे उसे बुरा ना लगे। कोई भी ऐसी बात ना करो जिससे वह अपना अपमान समझे। और तुम उसे साथ ले जाकर नगर सब चीजें खरीदवा लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं अवश्य कोई हल निकालूंगी। जैसी आपकी इच्छा। रजवा, रजवा, जी आई। रजवा, रजवा। छोटी बहू कहती है सबको यहाँ भेजो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। और सुनो, कोई ना रहे सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अपना समय निकाल के मेरे पास जरूर आए। जी, मैं अभी जाके सबसे बोल देती हूँ। इंदू कहाँ है? इंदू दिखाई नहीं पड़ती। इंदू, इंदू। जी आई। मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। आओ इधर आकर बैठो बेटा। आज तुम सबको यहाँ एक बहुत बड़े अभिप्राय से बुलाया। मुझे ये जानकर बहुत बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन नहीं लगता। और दादाजी? इंदू बेटा, मुझे अपनी बात कहने दो। मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज कराती है। यहाँ केवल एक छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता, हर एक से दबना पड़ता। उसका व्यक्तित्व दबकर रहेगा, मुझे ये पसंद नहीं है। बेटा, बड़ा वास्तव में उम्र से नहीं होता, उम्र या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है। हमें छोटी बहू उम्र में ना सही, अकल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त है। सब उसका कहना माने और उसे पढ़ने लिखने का अधिकार अवसर दो। उसे अनुभव ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आई है। बेटा, यह कुटुंब महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली उस पर इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहना मानते रहो, बस मैं यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निर्धार किया, उसकी हंसी उड़ाई है, उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हैं। इंदू बेटा और मंजली बहू, तुम जरा यहीं बैठो। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो जो उसे सह सके। बाहर के लोगों में घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब ये पूर्णतः घर का अंग ना बन जाए। और इंदू बेटी, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमिता, सुशिक्षिता और सुसंस्कृत है, जो उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उसे ज्ञान गर्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। अब तुम जाओ, देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले। जी दादाजी, आगे से आपको कुछ भी हमारी तरफ से सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरा दृश्य। पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। ये कैसे लोग हैं, आज कुछ और कल कुछ और, मेरी तो समझ ही नहीं आता। गरम होते हैं तो आग की तरह उबल जाते हैं, और नरम होते हैं तो मोम की तरह कोमल। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये चाहते क्या हैं। अरे माँ जी, तुम ठीक कहती हो बेटी। इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परे से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हें कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। आप बैठिए माँ जी। बस तुम बैठो बेटी। मैं तो यूं ही तुम्हें देखकर यहाँ चली आई।
अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्ची पड़ी है उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों से इकट्ठा हो गया उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुम्हें मेरी बात का बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आ फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ना हो उससे वो किस प्रकार हो सकता है। मैं तुम्हारा समय नष्ट ना करूंगी, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम्हें यो करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना फुटकारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यो तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। जी माँ जी। मुझे तो लोगों का कुछ समझ ही नहीं आता। ये माँ जी अचानक से कैसे बदल गई? कल तो मुझे रजवा के लिए डांट रही थी और आज कुछ और ही है। क्यों बेटी, रजवा कुछ काम सीख रही है या नहीं? वैसे बुढ़िया है तो सियानी। आपने इंदु से ठीक ही कहा था, वास्तव में हमें काम की परख नहीं। आप बैठिए। मैंने एक अनुभवी नौकरानी ढूंढने के लिए बोल दिया है जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वैसे बहू दादाजी वास्तव में नौकरों के हित में ही हैं, क्योंकि वे विश्वसनीय होते हैं। जो जैसे हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर काम करते आ रहे हैं। पहले रजवा की सास यहाँ काम करती थी और अब रजवा की बहू यहाँ काम करती है। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो उम्र में भी छोटी है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। नहीं, नए नौकर की कोई आवश्यकता नहीं है। रजवा जल्दी काम सीख जाएगी। वैसे आप खड़ी क्यों हैं? हम आपका हर्ज ना करेंगे। नहीं, मेरा कोई हर्ज नहीं होता। हम आपसे छोटे हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? क्यों मेरे साथ परायों से व्यवहार करती हैं? मैं चलती हूँ। परायो जैसा? सच? और नहीं तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है। मालवी ने सारी की सारी छत खोद डाली और बंसीलाल मुंह देखते रह गए। भाई क्या किया मालवी ने? बंसीलाल के सामने उखाड़ फेंकी छत मालवी ने। मैं कहती हूँ बंसीलाल मुंह देखते रह गए, ताका किए मुटर मुटर। अरे बताओ भी, कौन सी छत खोद डाली? रसोई की, और कौन सी? ना जाने उसे किसने जाकर कह दिया कि तुम्हारे देवर ने रसोई पर छत डाल ली है, और आ गए उधर से मालवी मारो मार करती, लेकर फावड़ा खोद डाली सारी की सारी छत। और बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। फिर क्या ताका किए मोटर मोटर। और बंसीलाल का लड़का गली के चौराहे पे खम ठोक रहा था। खम ठोक रहा था? और क्या, और बड़ी बड़ी ललकार रहा था, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना डालूंगा। और दूसरी ही तरफ मालवी कमर कसे खड़ी थी कि आए कोई मायका लाल, रखे पाप दिखाए घर में। भाभी आ रही है। अरे जीजी, चुप क्यों हो गई? किस बात पर हंसी हो रही है? अरे कुछ नहीं, यूं ही आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे आओ तुम यहाँ बैठो। अरे आइए भाभी, इधर बैठो। अरे भाभी बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैं इधर ही जा रही थी। आप लोगों को देख के सोचा यहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं बनूंगी। आप हंसिए, मैं तो चली। मैं कहती थी ना इधर ना आओ, अब मेरी वो याद है बुरी हंसने की। हम हंसती है तो हंसती है, दिल से हंसती है, और हमारी हंसी से छोटी बहू की पढ़ाई लिखाई में बाधा होती है। यदि दादाजी को पता चल गया ना कि हमारी हंसी टिटोली से छोटी बहू की पढ़ाई लिखाई में खलल आता है तो। किंतु वह एक ही जगह थी पढ़ने वाली। तुम भूल गई, मुझे तो खास तौर पर दादाजी ने सतर्क रहने को कहा था। अरे अरे चलो अब यहाँ ना बैठा करो। चलो बहू, हमें तो वैसे भी गोदाम जाना था गेहूँ छानने। छोटी बहू तो चली गई और सूर्य भी अस्त होने वाला है। चलो चलो मंजली चलते की हैं। बातों में फंस गई। चलो चलो। और पारो, हम अपने कमरे में चलते हैं, वहीं जाके बात बताऊंगी तुम्हें। आप मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। ना घर वाले मुझे समझते हैं, ना ही मैं किसी को समझती हूँ। आखिर बात क्या है, कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़े होकर अपने काम करने लगते हैं। मंजली भाभी, बड़ी भाभी, यहाँ तक कि माँ भी मुझे नहीं समझती। कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मेरे से डरते हैं। पर इसमें
और कोई मुझे काम भी नहीं करने देता। मैं जो भी काम को हाथ लगाऊं सब आके उठा लेते हैं उसको। सब मेरा इस प्रकार आदर करते हैं जैसे मैं ही घर की बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब तुम्हारा सब आदर करते हैं तो तुम्हें उस चीज़ से भी शिकायत है। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो। मैं नहीं जानना चाहती कि मैं क्या चाहती हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे इतना आदर सत्कार नहीं चाहिए। जी भाभी जी, भाभी जी आप रो रही हैं? नहीं इंदु, मैं रो नहीं रही और मुझे ये जीजी करके ना बुलाया कर। लो भला, आप मुझसे उम्र में बड़ी है और मुझसे अधिक पढ़ी लिखी है। पहले तो तू मुझे जीजी करके नहीं बुलाती थी। मैं तो मूर्ख ठहरी ना, ऐसा मुझे दादाजी ने कहा है। क्या कहा था दादाजी ने? उन्होंने सच हम सबको समझाया है कि आपसे आदर से रहे। लेकिन उनने ये सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस चीज की शिकायत नहीं करी। शायद छोटे भैया जी ने बोला होगा। ओ ये बात है। दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक ही महान पेड़ की डालियां हैं, वह कहा करते हैं। और इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो, मैं ही इस घर में अलग हो जाऊंगी। और उनका हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। पर मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है भाभी जी? आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। आप कैसे बातें करती है? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी कपड़े धोऊंगी। भाभी जी, मैं दादाजी से कह दूंगी। दादाजी नाराज ना होंगे। मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। भाभी, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। पर आपके कपड़े? अरे मेरे तो 2 ही कपड़े थे, सलवार कमीज, जो कि रजवा ने धो दिए। हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। छोटी बहू, मैंने तो बतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। छोटी बहू इधर आ बेटी। बेटा कपड़ा धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। मैंने बतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर बिखरना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहते हैं कि पेड़ पर लगे लगे डाली सूखकर मुरझा जाए?